वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस्तेफादा कुनिंदगान से की बातचीत। 26 जनवरी तक जारी रहने वाली यात्रा को बड़े पैमाने पर अवामी हिमायत हासिल करने के बाद फरवरी तक बढ़ाने का किया गया ऐलान। इस्तेफादा कुनिंदगान ने अपने तजुर्बात किए शेयर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने श्री राम मंदिर पर यादगारी डाक टिकट किया जारी। 20 से ज्यादा ममालिक की तरफ से जारी करदा डाक टिकटों का एल्बम भी किया जारी। कहा कि ये डाक टिकट मुख्तलिफ तहजीबों के लिए श्री राम से मुतालिक बैनुल अक़वामी अपील की है एक कोशिश। अयोध्या में 7 रोजा रसूमात का तीसरा दिन रामलल्ला को रखा जाएगा मंदिर में। अकीदतमंदों में जोशो खरोश। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के पेश नजर मरकजी हुकूमत के दफातर में आधे दिन की रहेगी छुट्टी। मरकजी काबीना ने 2 थर्मल पावर प्लांट के कयाम के लिए इक्विटी सरमायाकारी को दी मंजूरी। 16वीं मालियाती कमीशन के लिए ज्वाइंट सेक्रेटरी सतह की 3 आसामियां भी की गईं मंजूर। दिल्ली शराब घपले में ईडी के चौथे समन पर भी अरविंद केजरीवाल नहीं हुए पेश। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और वजीर आला केजरीवाल को बनाया निशाना। कहा कि डीएनए में बेईमानी की वजह से केजरीवाल ईडी के सामने पेश होने से हैं खौफजदा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मगरबी बंगाल में असातिज़ा की भर्ती घपले में की बड़ी कार्रवाई। कोलकाता और उसके आसपास के कई मकामात पर मारे गए छापे। और खेल की खबरों में हिंदुस्तानी खवातीन की हॉकी टीम आज FIH ओलंपिक क्वालिफायर के सेमीफाइनल में जर्मनी से करेगी मुकाबला। हिंदुस्तानी टीम ने रांची में अपने पूल के आखिरी मैच में इटली को 5-1 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में बनाई थी जगह। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस्तेफादा कुनिंदगान से बातचीत की। इस प्रोग्राम में मुल्क भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों इस्तेफादा कुनिंदगान ने हिस्सा लिया। गुज़िश्ता साल 15 नवंबर को शुरू होने वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा के बाद से पीएम ने मुल्क भर में इसके मुस्तफीद होने वालों के साथ बाकायदगी से बातचीत की है। काबिल जिक्र है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा मुल्क भर में चलाई जा रही है और इसका मकसद हुकूमत की बड़ी स्कीमों पर मुकम्मल अमल आवरी हासिल करना है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इन स्कीमों के फायदे मुकर्ररा वक्त में तमाम लोगों तक पहुंचे। अपने खिताब के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 26 जनवरी तक चलने वाली यात्रा को बड़े पैमाने पर हिमायत मिलने के बाद अब बढ़ाया जा रहा है। कोई भी योजनाओं के लाभ से नहीं छूटेगा। इसलिए जिन गांवों में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी अभी नहीं पहुंची है, वहां अब इसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। और इसलिए पहले ये यात्रा 26 जनवरी तक हमने भी सोचा था, लेकिन इतना समर्थन मिला है, इतनी मांग बढ़ी है, गांव-गांव से लोग कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी हमारे यहाँ आनी चाहिए। तो जब मुझे पता चल रहा है तो मैंने सरकार के हमारे अफसरों से कहा है कि अब भाई 26 जनवरी तक नहीं, थोड़ा आगे बढ़ाओ, लोगों को जरूरत है, लोगों की मांग है, तो इसको जरा हमें पूरा करना होगा। और इसलिए शायद थोड़े दिन के बाद तय हो जाएगा। ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी शायद फरवरी महीने में भी चलाएंगे। और पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान में गुर्बत कभी खत्म भी हो सकती है, इसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा कि वसाइल और जराए मयसर हों तो इसे शिकस्त दी जा सकती है। अभी भारत में गरीबी कम होने को लेकर जो नई रिपोर्ट आई है वो बहुत ही उत्साह बढ़ाने वाली है। और न सिर्फ भारत में, ये दुनिया में भारत की तरफ
देखने का दृष्टिकोण, गवर्नेंस के मॉडल को देखने का दृष्टिकोण और दुनिया में गरीब देश गरीबी से बाहर निकलने के लिए कौन सा रास्ता ढूंढ सकते हैं, इसके लिए ये बहुत बड़ा काम हुआ है। और ये ताजा रिपोर्ट क्या है? ये ताजा रिपोर्ट कहती है, अभी एक हफ्ते पहले ही आई है, ये ताजा रिपोर्ट कहती है कि हमारी सरकार के पिछले 9 वर्षों में, याद रखिए, पिछले 9 वर्षों में करीब करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। भारत में गरीबी कभी कम हो सकती है, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन भारत के गरीबों ने ये करके दिखाया है कि अगर गरीबों को साधन मिले, संसाधन मिले, तो वो गरीबी को परास्त कर सकते हैं। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर यादगारी डाक टिकट और भगवान राम पर दुनिया भर में जारी डाक टिकटों का एल्बम जारी किया। इन डाक टिकटों के डिजाइन में राम मंदिर, श्री राम की चौपाई, मंगल भवन, अमंगलहारी, सूरज, सरयू नदी और मंदिर में इसके इर्द गिर्द की मूर्तियां शामिल हैं। जबकि 6 टिकटों में राम मंदिर और श्री गणेश, श्री हनुमान, जटायु, कवटराज और मां शबरी की तस्वीरें शामिल हैं। 48 सफ़हात पर मुश्तमिल डाक टिकट की किताब में अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, कनाडा, कंबोडिया और अक़वाम मुत्तहिदा समेत 20 से ज़ायद ममालिक के जारी करदा डाक टिकट शामिल हैं। और इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि 20 से ज़ायद ममालिक की तरफ से जारी करदा ये डाक टिकट मुख्तलिफ समाजों में श्री राम की बैनुल-अक़वामी अपील को पेश करने की एक कोशिश है। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अभियान से जुड़े एक और अद्भुत कार्यक्रम से जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिला है। आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर को समर्पित 6 विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं। विश्व के अलग अलग देशों में प्रभु श्री राम से जुड़े जो डाक टिकट पहले जारी हुए हैं, आज उनका एक एल्बम भी रिलीज हुआ है। मैं देश विदेश के सभी राम भक्तों को, सभी देशवासियों को बहुत बधाई देता हूं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्री राम, सीता और मुक़द्दस किताब रामायण मुल्क और दुनिया में इंसानियत को जोड़ने का एक जरिया है। भगवान श्री राम, माता सीता और रामायण की बातें समय, समाज, जाति, धर्म और क्षेत्र की सीमाओं से परे हर एक व्यक्ति से जुड़ी है। सबसे मुश्किल कालखंड में भी त्याग, एकता और साहस दिखाने वाली रामायण अनेक मुश्किलों में भी प्रेम की जीत सिखाने वाली रामायण पूरी मानवता को खुद से जोड़ती है। यही कारण है कि रामायण पूरे विश्व में आकर्षण का केंद्र रही है। दुनिया के विभिन्न देशों, विभिन्न संस्कृतियों में रामायण को लेकर एक उत्साह रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेरे सदारत मरकजी काबीना के 16वें मालियाती कमीशन के लिए ज्वाइंट सेक्रेटरी की सतह पर 3 ओहदों यानी कि ज्वाइंट सेक्रेटरी के 2 ओहदे और इक़्तिसादी मुशीर के 1 ओहदे की आसामी को मंजूरी दी है। कमीशन के कामों की अंजामदही में मुआविनत के लिए नई पोस्टों की जरूरत है। काबीना कमेटी ने SECL और MPPGCL के ज्वाइंट वेंचर के जरिए
660 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट के कयाम के लिए साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की तरफ से इक्विटी सरमायाकारी की भी मंजूरी दी और MBPL के जरिए 1600 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट के कयाम को मंजूरी दे दी है। हिंदुस्तान और इक्वाडोर के दरमियान तिब्बी मसनूआत के ज़ाब्ते के शोबे में ताउन के मफाहिमतनामे को भी काबीना की मंजूरी मिल गई। काबीना ने हिंदुस्तान और कीनिया के दरमियान डिजिटल तब्दीली के लिए आबादी के मुताबिक नाफिज किए गए कामयाब डिजिटल सॉल्यूशन में ताउन के मफाहिमतनामे को भी मंजूरी दी। काबीना ने हिंदुस्तान और हॉलैंड के दरमियान मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन के शोबे में ताउन के लिए मेमोरेंडम ऑफ इंटेंट को भी मंजूरी दी। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल आज शराब घपले में चौथे समन पर भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने पेश नहीं हुए। केजरीवाल ने अपने जवाब में लिखा कि ईडी का मकसद उन्हें गिरफ्तार करना है और इससे पहले अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गुज़िश्ता हफ्ते तलब किया था और उन्हें 18 जनवरी को एजेंसी के सामने हाजिर होने को कहा था। और इससे पहले भी केजरीवाल को ईडी ने 2 नवंबर, 22 दिसंबर और 3 जनवरी को पूछगछ के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने तीनों ही मौकों पर हाजिर होने से इनकार कर दिया था। काबिल जिक्र है कि आम आदमी पार्टी के 2 सीनियर लीडर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह शराब घपले के इस मामले में तवील अरसे से अदालती हिरासत में हैं। वहीं इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मगरबी बंगाल में असातिज़ा की भर्ती घपले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी इस मामले में शुमाली 24 परगना समेत कई मकामात पर छापेमारी कर रही है। ये भर्ती घपला 2014 का है, जब मगरबी बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन ने प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा को भर्ती करने के लिए असातिज़ा की अहलियत का इम्तिहान लिया था। साल 2021 में ये बात सामने आई कि कम टीईटी स्कोर वाले अफराद को टीचर के ओहदे दे दिए गए। कोलकाता हाई कोर्ट के हुक्म के बाद सीबीआई और ईडी मामले की जांच कर रही है। इस मामले में साबिक वजीर तालीम पार्थ चटर्जी, कई एमएलए और महकमा तालीम के अफसरान जेल में हैं। बिल्किस बानो केस के 3 मुजरिमों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है, जिसमें खुद सुपुर्दगी के लिए मजीद वक्त देने की दरख्वास्त की गई है। 8 जनवरी को दिए गए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 11 मुजरिमों को रिहा करने के गुजरात हुकूमत के फैसले को मंसूख कर दिया था और तमाम मुजरिमों को 4 हफ्तों के अंदर खुद सुपुर्दगी करने को कहा था। अब तीनों मुजरिमों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है। गोविंद नाई ने अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए 4 हफ्ते का वक्त मांगा है, जबकि मितेश भट्ट ने फसल कटाई के लिए 6 हफ्ते और रमेश चंदना ने अपने बेटे की शादी का हवाला देते हुए हथियार डालने के लिए 6 हफ्ते का वक्त मांगा है। पूरे शुमाली भारत में शदीद ठंड पड़ रही है। घने कोहरे और सर्दी की लहर ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कोहरे के सबब फ्लाइट और रेल ऑपरेशंस में भी ताखीर हो रही है और कई ट्रेनों को मंसूख करना पड़ा है। शुमाली रेलवे की तरफ से दी गई मालूमात के मुताबिक आज दिल्ली पहुंचने वाली 18 ट्रेनें ताखीर से चल रही हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक फिलहाल चंद रोज तक सर्दी से राहत मिलने का कोई इम्कान नहीं है। दिल्ली में घने कोहरे के सबब हद निगाह कम हो गई है, जिसके बाद IGI हवाई अड्डे पर कई परवाजें ताखीर से चल रही हैं और कुछ परवाजें मंसूख कर दी गई हैं। दिल्ली में बढ़ती हुई ठंड से बचने के लिए बेघर लोग नाइट शेल्टर्स में रह रहे हैं। और शुमाली भारत में सर्दी का कहर मुसलसल जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में दर्जे हरारत में कमी रिकॉर्ड की गई है। तो वहीं दिल्ली NCR की बात करें तो सर्दी के साथ साथ घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। घने कोहरे के बाइस कई इलाकों में हद निगाह 50 मीटर से भी कम रही। दिल्ली में सुबह के वक्त बर्फीली हवाओं की वजह से आम जिंदगी मुतासिर हुई। भारत की निफ्स से ज्यादा रियासतें सर्दी और घने कोहरे की जद में हैं और इसका असर जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु और आसाम से राजस्थान तक देखा जा रहा है। तमिलनाडु के नीलगिरी में सैंडिनला के मकाम पर दर्जे हरारत 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना मीटिंग के दौरान टेक्नोलॉजी USA के सदर और CEO ओविंद एरिक्सन के साथ अपनी मुलाकात का इश्तराक करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा
कि एकर एक सनती सरमायाकारी कंपनी है जो एकर सॉल्यूशन के जरिए तेल और गैस की सनत को इंजीनियरिंग, डिजाइन, प्रोडक्शन सिस्टम और दीगर खदमात फराहम करती है। वज़ीर-ए-आज़म की सरगर्म क़यादत की वजह से पूरी दुनिया में आलमी तवज्जो का मरकज़ बने इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में हिस्सेदार बनने के लिए मैंने एकर को खास तौर पर LNG इंफ्रा और हमारे तास के इलाके के बुनियादी ढांचे के शोबे में हिस्सा लेने के लिए मदऊ किया है। अयोध्या श्री राम के बाल रूप श्री राम लल्ला के इस्तकबाल के लिए तैयार है, जहां 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज राम लल्ला की मूर्ति को राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान किया जाएगा। कल मूर्ति को अयोध्या में राम मंदिर लाया गया। मूर्ति को अहाते के अंदर ले जाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया गया। जब मूर्ति को मंदिर ले जाया गया तो अकीदतमंद काफी पुरजोश नजर आए। मूर्ति का वजन 150 किलो से 200 किलोग्राम के दरमियान है। आज मूर्ति को गर्भगृह में नस्ब किया जाएगा और इसके साथ ही अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत कई प्रोग्राम चल रहे हैं। 16 जनवरी को शुरू होने वाली रसूमात का आज तीसरा दिन है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले शुभ संस्कार 21 जनवरी तक जारी रहेंगे। और तवील इंतजार के बाद 22 जनवरी को रामलल्ला को अजीमुल शान मंदिर में नस्ब किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी रामलल्ला के प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब में शिरकत के लिए अयोध्या आएंगे। हमारे नामानिगार OP यादव ने विश्व हिंदू परिषद के बैनुल-अक़वामी एग्जीक्यूटिव सदर आलोक कुमार से रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब के शानदार इनेकाद पर बात की है। अयोध्या में जैसे जैसे भव्य श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे श्री राम की भक्ति के रंगों से पूरा देश सराबोर हो रहा है। अभी इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार जी। सर, भगवान श्री राम के भव्य, दिव्य और अलौकिक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी नजदीक है, आप क्या कहेंगे इस शुभ अवसर पर? इसके आनंद का शब्दों में तो वर्णन ही नहीं हो सकता। 500 वर्ष, 25 पीढ़ियां, 76 युद्ध, लाखों बलिदान, पूरी कीमत देकर के पुरुषार्थ से और प्राणों से हिंदू समाज को सफलता मिली। एक बार निर्णय हुआ, सर्वसम्मत निर्णय हुआ, ट्रस्ट बना, समाज ने मिलकर के 65 करोड़ लोगों ने 3300 करोड़ रुपए इकट्ठा किए और वो मंदिर बन करके अब उसमें भगवान के विराजने का समय आ गया। प्रधानमंत्री जी को भी निमंत्रण मिला है। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। किसी भी हिंदू के लिए और स्वयं प्रधानमंत्री हिंदू के लिए जो सनातनी हिंदू है, वह व्यक्तिगत रूप से भी इस बारे में जरूर अभिभूत होंगे। और उन्होंने कहा, ठीक कहा। अयोध्या की गलियां राम धुन की भक्ति में मगन है। सरयू तट से लेकर चौक चौराहों को प्रभु रामलला को गर्भगृह में विराजने का इंतजार है। अयोध्या और मैं कहूं कि देश भी ऐसा सज रहा है जैसा शायद त्रेता युग में भगवान राम के वन से लौटने के समय सजा होगा। बाहर से कितने साधु संतों और विशिष्ट व्यक्तियों को निमंत्रण मिला है और दुनिया भर से कितने अतिथि यहाँ आएंगे? अपने हिंदू धर्म के लगभग 150 से अधिक मत, पंथ, संप्रदाय उनके संत आएंगे। सिख, जैन, बौद्ध धार्मिक परंपराओं के लोग भी आएंगे। ऐसे लगभग 4500 तो संत होंगे। उनके जो शीर्ष पर लोग बैठे हुए, ऐसे 2500 दूसरे लोग। इसके अलावा भी पूरे विश्व में अभी तक हमारे पास 55 देशों की सूचना है। 5 लाख से ज्यादा मंदिरों में 7-8 करोड़ हिंदू समाज इकट्ठा होगा। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा की तारीख चुनी है। क्या इस दिन प्रभु श्री राम का कोई अभिजीत योग है? है ना? काशी के विद्वानों से पूछा। कांग्रेस का आरोप है कि मंदिर जल्दी बन रहा है, अभी पूरा भी नहीं हुआ। जल्दी बन गया है, इसमें तो क्या आपत्ति हो सकती है? बना है जल्दी। तो ये थे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार जी, जिनका मानना है कि भारत की सदियों पुरानी सनातन परंपराओं के प्रतीक
प्रभु श्री राम के मंदिर के बनने से एक ओर भारत की धार्मिक परंपराओं को बढ़ावा देने का काम होगा, वहीं दूसरी ओर भारत की सदियों पुरानी सनातन संस्कृति से वैश्विक जगत को रूबरू करवाकर भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य करने का एक बड़ा कदम भी साबित होगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन पीयूष के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और गैर मुल्की खबरों में ईरान के फिजाई हमले के बाद अब पाकिस्तान ने भी ईरान के अंदर मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है। पाकिस्तानी वजारत खारजा ने आज ये दावा किया। पाकिस्तानी वजारत खारजा ने इस हवाले से एक सरकारी बयान जारी किया है। पाकिस्तान की वजारत खारजा के तर्जुमान की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि आज सुबह पाकिस्तान ने ईरान के सूबे सिस्तान और बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के निशान ज़दा ठिकानों पर हमला किया। इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर किए गए ऑपरेशन में कई दहशतगर्द मारे गए हैं। बयान में यह भी कहा गया है कि गुज़िश्ता चंद सालों में ईरान के साथ बातचीत के दौरान पाकिस्तानी निजात दहशतगर्दों के हवाले से पाकिस्तान ने ईरान को बहुत से शवाहिद दिए थे। ये कार्रवाई ठोस मालूमात की बुनियाद पर की गई है। और हौसी बागियों ने खलीजे अदन में अमेरिकी जहाज को निशाना बनाया है। यमन के साहिल के नजदीक हौसियों ने अमेरिकी बहरी जहाज पर मिसाइल से हमला किया। हौसी फौज के तर्जुमान यहया सारिया ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि हमारे मुल्क के खिलाफ अमेरिकी बरतानवी जारियत और गाजा की पट्टी में फिलिस्तीनी आवाम की हिमायत के जवाब में यमनी हौसी बहरी अफवाज ने खलीजे अदन में बहरी जहाज पर मिसाइलों से हमला किया। अमेरिका की जानिब से मुसलसल हमलों और इंतबाहत के बावजूद बहिरा अहमर में हौसी बागियों के हमले जारी हैं और हाल ही में हौसी बागियों ने एक बार फिर खलीजे अदन में अमेरिकी जहाज को निशाना बनाया है और इसलिए अमेरिका हौसियों को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार देने की तैयारी कर रहा है। हौसियों को फरवरी 2021 में खुसूसी तौर पर नामजद आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त से निकाल दिया गया था ताकि इंसानी अलमिये से नबर्द आजमा यमन के लोगों के लिए जरूरी इमदादी सामान भेजी जा सके, लेकिन अब बहिरा अहमर में हौसी बागियों के मुसलसल हमलों की वजह से इन्हें खुसूसी तौर पर नामजद आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल करने का फैसला किया गया है। और बरतानवी पार्लियामेंट के ऐवाने ज़ेरी ने रवांडा माइग्रेशन बिल को मंजूरी दे दी है। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने रवांडा में पनाह के मुतलाशियों को भेजने के मंसूबे की मंजूरी के लिए 276 में से 320 वोट दिए। ये बिल बरतानिया की सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर है जिसमें कहा गया है कि कश्तियों के जरिए बरतानिया पहुंचने वाले तारिकीन वतन रवांडा भेजने का मंसूबा है जहां वो मुस्तकिल तौर पर रहेंगे। ये गैर कानूनी है। ये बिल एक नए मुआहदे का नतीजा है जिस पर रवांडा और बरतानिया ने 5 दिसंबर को दस्तखत किए थे। और खेल की खबरों में भारतीय खवातीन की हॉकी टीम का आज रांची में जारी FIH ओलंपिक क्वालिफायर के सेमीफाइनल में जर्मनी से मुकाबला होगा। भारतीय टीम ये मैच जीतकर ओलंपिक के टिकट पर नजरें जमाएगी। ख्याल रहे कि भारतीय खवातीन की टीम ने अपने पुल के फाइनल में मैच में इटली को 5-1 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में आज भारतीय खिलाड़ी अपनी कारकर्दगी का मुजाहिरा करते के लिए मैदान में उतरेंगे। मुकाबले के मर्दों के सिंगल्स में सुमित नागल अपना दूसरा राउंड मैच खेलेंगे। रोहन बोपन्ना अपने ऑस्ट्रेलवी साथी मैथ्यू एबडन के साथ अपनी मुहिम का आगाज करेंगे, जबकि विजय सुंदर प्रशांत और अरविंदुन चंद्रशेखर की भारतीय जोड़ी पहले राउंड के मैच में कोर्ट पर उतरेगी। भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा मैच डबल सुपर ओवर में जीत लिया है। इस जीत के साथ 7 दिनों के अंदर ही टीम इंडिया ने सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। सीरीज के आखिरी मैच में दोनों ही टीमें 20-20 ओवर के बाद 212 रन बना सकी और इसके बाद पहले सुपर ओवर में दोनों ही टीमें 16-16 रन बना सकी। फिर डबल सुपर ओवर में भी भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 11 रन बनाए और इसके बाद अफगानिस्तान की टीम ने 3 गेंदों में 2 विकेट गंवा दिए और इस तरह टीम इंडिया जीत गई। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।